हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो जो है वह क्लास 10 के विज्ञान के 11वां चैप्टर अर्थात फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिससे संबंधित जो है 3 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो गारंटी के साथ कि आप लोगों को अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जो है इस वीडियो में सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप वो प्रथम 3 वीडियो देखे होंगे तो आप यहाँ महसूस कीजिएगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वहीं से बनते हैं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम चूँकि हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे, आप लोग जो है अपने मन में आंसर को देने का कोशिश कीजिएगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन जो है एक एक करके पढ़ते जाएंगे। अब आप लोग जो है अपने आप का भी टेस्ट कीजिएगा कि आप लोग जो है आपकी तैयारी जो है वह कितनी लेवल की हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग ये पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव में कि मानव नेत्र का बनावट कैसा होता है। तो मानव नेत्र का बनावट कैसा होता है, तो आपके पास जो है ऑप्शन में रहेगा कि पूर्णतः गोलीय नहीं, ए और बी दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र का बनावट कैसे होता है, वह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, यानी कि उसका आकार जो है वह लगभग गोलीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मानव नेत्र का औसत व्यास कितना होता है। तो मानव नेत्र का औसत व्यास जो है वह 2.3 पूर्णतः गोलीय नहीं, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग उसका आकृति जो है वो लगभग गोलीय होता है। मानव नेत्र का बनावट कैसे होता है, लगभग गोलीय होता है या पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। इसका औसत व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र का सबसे जो पहला भाग होता है, सबसे पहली जो परत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं बच्चों? श्वेत पटल। श्वेत पटल, इसको एस्क्लेरा भी बोला जाता है, एस्क्लेरा। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि जो पहला परत है वह किस रंग का होता है। तो उसके अधिकांश जो भाग हैं जो बाहर से दिखता है वह क्या होता है, तो सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। एस्क्लेरा या श्वेत पटल का जो अधिकांश भाग किस कलर का होता है, वह श्वेत होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो पहला भाग है, पहला जो परत है श्वेत पटल, इसके जो उभरा हुआ भाग होता है या अग्र भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्निया। कॉर्निया। आप जो है वह पहले वाले वीडियो को यहाँ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ मानव नेत्र से संबंधित यहाँ थोड़ा सा यहाँ एक चित्र बना देता हूँ, जो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ चित्र को आप समझ जाते हैं तो कितने जो क्वेश्चन है उसको आप आराम से आंसर दे सकते हैं। यहाँ आप देखिए, यही हो गया श्वेत पटल। ठीक है, ये श्वेत पटल हो गया, ये वाला ऊपर वाला भाग। ठीक है, श्वेत पटल। इसी का जो अग्र भाग है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्निया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग जो इसका अग्र भाग है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। इसके बाद कहेगा कि मानव नेत्र का जो दूसरा परत होता है या दूसरा प्रमुख जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं। तो दूसरा जो प्रमुख भाग होता है जो कि ये है, आप जो है जो इससे संबंधित जो वीडियो बनाया गया है उसमें मानव नेत्र को बनाकर और वर्णन किया गया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप उसको देख लीजिएगा तो जितने भी ऑब्जेक्टिव का नाम यहाँ आप सुन रहे हैं वह सब का सब जो है वह क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये तो था श्वेत पटल, और दूसरा जो है वह होता है क्या? कोराइड। क्या होता है बच्चों? कोराइड। कोराइड। तो आपसे पूछा जाएगा कि मानव नेत्र की जो दूसरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। यदि हम आँख को बाहरी लुकिंग में, यानी कि अगर हम लोग ऐसे देखें तो हमारा जो आँख है वह कैसे दिखता है, तो इस तरह का दिखता है। ये वाला जो भाग है यही है क्या? कॉर्निया। क्या है बच्चों? कॉर्निया है ये वाला भाग। ठीक है, और ये है श्वेत पटल। तो आपसे पूछा जाए कि दूसरा परत को क्या बोलते हैं, तो कोराइड बोलते हैं। अब यही जो है ये ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा परत जो है वह कॉर्निया के पास 2 भागों में बढ़ जाता है। तो यही जो कोराइड है वह, यानी कि छठा क्वेश्चन था कि दूसरे नेत्र के दूसरे परत को क्या बोलते हैं?
तो कोराइड बोलते हैं, कोराइड, कोराइड, ठीक है, कोराइड। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कोराइड किस कलर का होता है, तो कोराइड का जो रंग होता है, ये कोराइड को रक्त पटल भी कहा जाता है। क्या? रक्त पटल। अब आपसे पूछा जाए कि कोराइड किस कलर का होता है, तो गहरे काले रंग के, गहरे काले रंग के, या केवल काले रंग आएगा तब भी हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा परत जो है वह कॉर्निया के पास दो भागों में बढ़ जाता है, तो यहाँ यही जो परत है ये वाला, ये दो भागों में इस तरह से बढ़ जाता है। आगे वाला जो भाग होता है ये वाला, आप जानते हैं कि यही ये जो बना है, ये आगे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस। तो कौन सा नेत्र का कौन सा परत जो है वह कॉर्निया के पास दो भागों में बटा है बच्चों? तो ये कोराइड वाला है। कौन सा परत? तो नेत्र का कौन सा परत जो है कॉर्निया के पास मुख्य रूप से दो भागों में बट जाता है, तो कौन सा भाग बढ़ता है? कोराइड, कोराइड, ठीक है, कोराइड। इसके अग्र भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? अग्र भाग को, तब अग्र भाग को, तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइरिस या परितारिका। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेत्र के किस भाग का, चाहे किस परत का एक भाग आइरिस होता है, तो किस परत का एक भाग आइरिस होता है? तो कोराइड का। कोराइड का अग्र भाग जो है क्या कहलाता है बच्चों? आइरिस। आपसे पूछा जा सकता है कि नेत्र के किस भाग का, चाहे किस परत का अग्र भाग आइरिस है, तो कोराइड का। या ऐसे पूछा जा सकता है कि कोराइड के अग्र भाग को क्या कहते हैं, जहाँ कॉर्निया के पास ही दो भागों में बटा होता है, तो क्या बोलते हैं इसको? आइरिस बोलते हैं या परितारिका। क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। इसके बाद पूछा जा सकता है आपसे कि कोराइड का जो पीछे वाला भाग होता है, कॉर्निया के पास जो दो भागों में बटा है, उसमें जो पीछे वाला भाग होता है इसको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये और ये जो है इसको बोला जाता है सिलियरी मांसपेशी। क्या बोला जाता है इसको? सिलियरी मांसपेशियाँ। तो पीछे वाला भाग को क्या बोलते हैं? तो पीछे वाले भाग को सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशिया। अब आपसे पूछा जा सकता है पुतली का निर्माण कौन करता है? तो पुतली का निर्माण जो है यही करता है, ये वाला जो ये परितारिका है या आइरिस, ये और ये क्या है बच्चों? तो ये है आइरिस, आइरिस। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच में जो भाग है ये वाला गोलाकार, ये वाला, ये यही है पुतली। तो पुतली का निर्माण कौन करता है बच्चों? तो आइरिस करता है, आइरिस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुतली का निर्माण कौन करता है या पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? तो क्या हो जाएगा? आइरिस कहिए या परितारिका कहिए, आइरिस या परितारिका। यानी कि इसके आकार ये छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये किस पे डिपेंड है? तो आइरिस के द्वारा। आइरिस यदि सिकुड़ेगा तो इसका आकार जो बड़ा हो जाएगा, जो कि कम प्रकाश की जगह पर होता है, ऐसा कि पुतली वहाँ पर बड़ा होता है। लेकिन जब आप अधिक प्रकाश की उपस्थिति में जाते हैं तो पुतली वहाँ पर छोटा होता है, जहाँ पर ये दोनों तरफ से ये फैल कर इसके आकार को क्या कर देता है? छोटा होता है। यानी कि पुतली के आकार को नियंत्रण कौन करता है? तो आइरिस या परितारिका करता है। अब आप इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नेत्र लेंस होता है वह किससे जुड़ा होता है? तो ये नेत्र लेंस हो गया हम लोगों का, ये वाला, और ये जुड़ा है किससे? इससे, तो पक्षमाभि से, सिलियरी मांसपेशिया से। किससे जुड़ा हुआ बच्चों? सिलियरी मांसपेशिया से। किससे? सिलियरी मांसपेशिया से। तो कह सकते हैं कि नेत्र लेंस किससे जुड़ा होता है? नेत्र में किससे जुड़ा होता है? तो सिलियरी मांसपेशी से या सिलियरी मांसपेशिया से नेत्र लेंस किससे जुड़ा होता है। अब नेक्स्ट पूछ सकता है कि हमारा जो आँख में जो क्रिस्टलीय लेंस है उसकी प्रकृति क्या है, वह किस प्रकार का लेंस है? तो आप आकृति देख के बता सकते हैं कि वह किस प्रकार का लेंस है। तो वह जो है वह उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछ सकता है कि ये जो हमारे आँख में प्रकाश किस आँख के किस भाग से प्रवेश करता है? तो यही वाला जो भाग है जो बीच में आप ये देखते हैं, ये वाला, यही जो भाग है, इसी से, जिसका नाम क्या है? पुतली है। तो इसी पुतली से होकर हमारे आँखों में प्रकाश एंट्री करता है। तो आपसे पूछा जाए कि आँख के किस भाग से आँख में प्रकाश प्रवेश करता है? तो पुतली। कौन सा भाग हो जाएगा?
पुतली। अब आपसे पूछा जाए कि जब हम अंधेरे में रहते हैं तो हमारा पुतली का आकार कैसे होता है वहाँ पर, तो पुतली जो है वहाँ पर बड़ा हो जाता है। जब अंधेरे में रहते हैं यानी कि कम प्रकाश में जब आप रहते हैं तो पुतली का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और पुतली का आकार बड़ा छोटा कौन करता है, आइरिश करता है। ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप जो है वह अधिक प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं तब वहाँ पर आपकी पुतली का आकार कैसे होता है, तो वहाँ पर हमारा जो पुतली है वह छोटा हो जाता है। क्या होता है, जब अधिक प्रकाश में आप रहते हैं तो पुतली क्या होता है, छोटा होता है। जब कभी हम लोग अचानक जो है अधिक प्रकाश से वह कम प्रकाश वाले रूम में प्रवेश करते हैं तो हमको कुछ देर तक वहाँ की वस्तु नहीं दिखाई देती है या स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, लेकिन 2-4-5 मिनट जब रुक जाते हैं तो सारी वस्तुएं जो है वह फिर से साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि जब आप तीव्र प्रकाश में रहते हैं तो वहाँ पुतली का आकार आपका छोटा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही कम प्रकाश में जाते हैं तो वहाँ पर आपके पुतली के आकार को बड़ा होना आवश्यक है। चूँकि बड़ा होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए कुछ समय के बाद जो है आपको रूम में या किसी अंधेरे क्षेत्र के वस्तु जो है वह भी दिखाई देने लगती है। तो आप समझ गए कि जब आप कम प्रकाश या अधिक प्रकाश में रहेंगे तो आपकी पुतली का आकार कैसे होगा। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आँख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन जो है यहाँ जैसे एंट्री करता है यहाँ भी होता है, लेंस से भी होता है। तो यहाँ जो सबसे अधिक जो अपवर्तन है वह कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है, यानी कि कॉर्निया में जैसे ही एंट्री करेगा वहीं पर, यानी कि ये जो हमारा भाग है, ये तो पुतली है बीच वाला, ये जो भाग है पूरा ब्लैक वाला, या किसका भाग, इसी के बीच वाला भाग क्या है, यह पुतली है। तो जैसे ही हमारा पुतली में प्रकाश प्रवेश करता है अर्थात कॉर्निया के पृष्ठ पर जैसे ही जाता है तो पृष्ठ से एंट्री करते ही उसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन आँख के किस भाग से होता है, तो हम कह सकते हैं कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। किससे बच्चों, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम बढ़ते हैं कि यहाँ जो है ये नेत्र लेंस है। अब यहाँ एक बीच वाला जो परत है, तीसरा परत, मुख्य रूप से हमारा जो नेत्र है वह कितने परतों में बनी हुई है, तो 3 परत में, 3 भागों में। तो जो बीच वाला भाग है उसको हम लोग दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना। आप इस वीडियो में बने रहें, आपको इस वीडियो को देख लेने के बाद इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वह इससे बाहर नहीं आ सकता है, या आप किसी भी एक बुक को पढ़िएगा उसमें आपको इतना ऑब्जेक्टिव जो है नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें। सिर्फ आप जो कुछ समय तक इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव है एकदम गारंटेड है कि सब के सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे जो बीच वाला ये परत है, ये वाला सबसे बीच वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, सॉरी कॉर्निया बोल रहे हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं बच्चों, रेटिना। इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या, दृष्टि पटल। ये जो बीच वाला जो परत है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेत्र के सबसे जो भीतरी परत है उसको क्या बोलते हैं, तो सबसे भीतरी यानी कि तीसरी परत को क्या बोला जाता है बच्चों, तो इसको बोला जाता है, ये 18 नंबर में देख लीजिए, क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। क्या, दृष्टि पटल या रेटिना, रेटिना। ठीक है बच्चों, रेटिना। अब जो है आपसे, अब ये रेटिना, ये तो रेटिना हो गया, इसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में आपका रहेगा दृष्टि पटल, कॉर्निया रहेगा, श्वेत पटल रहेगा, इनमें सभी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन और कुछ भी रहे उसमें एक रेटिना अर्थात दृष्टि पटल जो है जरूर रहेगा। तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यही जो बीचले यानी कि जो 3 नंबर का जो परत है इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस भाग पर बनता है, तो वह दृष्टि पटल या रेटिना। ठीक है, दृष्टि पटल या रेटिना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर उसकी जो नेचर है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब आप जानते हैं कि वह क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि हमारा जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे नेत्र के रेटिना पर यानी कि नेत्र में बने प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, तो वह वास्तविक होता है। किस प्रकार का होता है बच्चों, वास्तविक।
वास्तविक। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो इस पर प्रतिबिंब बनता है उसको सूचना जो है मस्तिष्क में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह के बहुत सारे नर्व्स होते हैं जिसको दृक् तंत्रिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दृक् तंत्रिका। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसकी सूचना जो है हमारे मस्तिष्क में किसके द्वारा भेजी जाती है? दृक् तंत्रिका के द्वारा। तो 21 नंबर में आपका हो जाएगा दृक् तंत्रिका। इसका एक और नाम है प्रकाश स्नायु। क्या? प्रकाश स्नायु। अब इसके बाद जो है अब आपसे ऐसे यहाँ जो है ये हमारा जो ये खाली जो जगह जो दिख रहा है ये खाली नहीं है, इसमें एक प्रकार का द्रव भरा होता है जिसको बोला जाता है क्या? कचाप द्रव। क्या बोलते हैं बच्चों? कचाप द्रव। तो आपसे पूछ सकता है इसको, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। तो आपसे पूछ सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको क्या बोलेंगे? कचाप द्रव। क्या बोलेंगे? कचाप द्रव। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? कचाप द्रव। तो 21 नंबर में हो जाएगा, 22 नंबर में हो जाएगा कचाप द्रव। आप जो है अपने नोटबुक में इस तरह से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अब उसके बाद यहाँ जो एक प्रकार का जो इसमें लिक्विड भरा होता है, जो द्रव भरा होता है नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच यहाँ पर, तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोला जाता है बच्चों? नेत्रोद। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेंस, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव भरा होता है उसको उसको क्या बोलते हैं, या कौन सा द्रव भरा होता है? तो हम लोग 23 नंबर में देखेंगे क्या कौन सा द्रव भरा होता है? तो नेत्रोद। ठीक है। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसको कचाप द्रव। ठीक। हमारे आँख में जो क्रिस्टलीय लेंस है उसकी प्रकृति कैसी है? या नेत्र लेंस है तो उत्तल लिखा गया है, नेत्र लेंस ये हो गया। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि नेत्रोद और कचाप द्रव में किसकी मात्रा अधिक होती है, यानी कि इसका मात्रा ज़्यादा होता है कि नेत्रोद का मात्रा अधिक होता है? तो कचाप द्रव का मात्रा अधिक होता है क्योंकि यह बड़े भाग में ये है कचाप द्रव का। और ये दोनों जो है नेत्रोद और कचाप द्रव दोनों पारदर्शी होता है। क्या होता है बच्चों? पारदर्शी। कचाप द्रव का मात्रा अधिक होता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि नेत्र के अग्रभाग में कौन सा द्रव है? तो अग्रभाग में कौन सा है? नेत्रोद है। और पीछे वाला में क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, इसको विट्रस ह्यूमर। तो आगे वाला भाग में क्या है? एक्वस ह्यूमर यानी कि नेत्रोद है, और पीछे वाला में क्या है? तो कचाप द्रव यानी कि विट्रस ह्यूमर है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि हमारा रेटिना के वह भाग या वह स्थान जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है, सबसे शानदार होता है, सबसे चमकीला होता है, वह बिंदु को क्या कहलाता है? तो पीत बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि वह बिंदु जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट, सबसे अच्छा सुस्पष्ट बनता है, वह कौन सा बिंदु होता है? तो वह पीत बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है बच्चों? पीत बिंदु। यानी कि पूछा जाए कि किस भाग पर प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है तो वह किस बिंदु पर बनता है? तो पीत बिंदु पर। कहाँ पर? पीत बिंदु पर। ठीक है। तो ये पीत बिंदु कहाँ होगा? तो ये रेटिना पर। मान लीजिए कि इसका अगर इसका स्थान निर्धारण करना हो तो आप जो है ऐसे बनाने के बाद इस नेत्र लेंस के जो मुख्य अक्ष आप खींचिएगा तो जिस बिंदु पर इसको रेटिना के जिस बिंदु पर वह प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु हो जाएगा क्या? पीत बिंदु। क्या हो जाएगा? पीत बिंदु। ठीक है, पीत बिंदु। अब जो है अब आपसे पूछ सकता है कि हमारा ये रेटिना पर एक स्थान ऐसे भी होता है जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता है, यानी कि रेटिना का वह भाग जहाँ प्रकाश आपतित नहीं होता है या जहाँ पर बने प्रतिबिंब की सूचना हमारे मस्तिष्क में नहीं पहुँचती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अंध बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु बोलते हैं? अंध बिंदु। और ये होता है यहीं पर जहाँ पर दृक् तंत्रिका इसको रेटिना को स्पर्श करती है, वही होता है अंध बिंदु। क्या? अंध बिंदु। तो आपसे पूछ सकता है कि किस बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता है या किस बिंदु पर बने प्रतिबिंब की सूचना हमारे मस्तिष्क में नहीं जाती है, तो वह क्या कौन सा बिंदु हो जाएगा बच्चों? तो वह हो जाएगा अंध बिंदु। तो हमारा जो 26 नंबर में हो जाएगा अंध बिंदु। अंध, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। याद लिखिएगा अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु।
तो यहाँ अब ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा, पुतली, पुतली। तो इस तरह से नेत्र के बारे में आपसे सिर्फ इतना ही प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में जो 26 है वह इतना बनता है। और इतना एक और बात हम बता देना चाहते हैं कि हमारे जो आँखों में, एक जानवरों के आँखों में एक विशेष प्रकार की एक परत होती है, एक झिल्ली जैसी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं टेपटम लूसिडम। जानवरों का जो आँख होता है उसके रेटिना के पीछे साइड में एक झिल्ली होती है जिसका नाम है क्या, टेपटम लूसिडम। यह जो है इसी की वजह से जानवरों का जो आँख है वह रातों में चमकता है। इसी की वजह से जानवरों का आँख जो है रातों में क्या होता है, चमकता है। वह जो है वह जो भी प्रकाश उस पर आपतित होता है वह सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। वह कहाँ पर होता है, तो रेटिना के पीछे भाग में होता है। उसका नाम क्या है, टेपटम लूसिडम। तो हमारे आँख में वह जो परत है वह नहीं पाई जाती है, इसीलिए मनुष्य का जो आँख है वह रातों में चमकता नहीं है। तो ये आप जो है नेत्र से संबंधित जो है 26 जो है ऑब्जेक्टिव आप यहाँ क्लियर कर लिए। यहाँ से अब इस दृष्टि से पूछा जा सकता है कि हमारे जो आँख है उसकी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यानी कि सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी जो है वह कितनी होता है बच्चों, तो वह होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो आँख है वह 25 सेंटीमीटर से कम के 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। यानी कि सुस्पष्ट यानी कि क्लियर दिखाई देने का जो न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है। और अधिकतम दूरी कितना है, तो अधिकतम दूरी की कोई सीमा नहीं है, वह अनंत है। यानी कि अधिकतम आप कितना दूर तक देख सकते हैं, तो वह अनंत आपकी अधिकतम दूरी होती है। सुस्पष्ट की अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी या अल्पमत दूरी 25 सेंटीमीटर। अब ऐसे भी वो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी जो आँखें हैं, आँख उसकी क्षमता कितनी होती है। तो जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 25, यह फोकस भी हो जाता है F बराबर 25। तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/F, यानी कि 1/25 गुने 100। इससे काटिएगा तो 4D। तो हमारे आँखों की क्षमता कितनी होगी, 4 डायोप्टर। कितना होता है आँखों की क्षमता बच्चों, 4 डायोप्टर। ठीक है। अब यहाँ जो है अब हमारी आँखें कितनी है, 2। हम लोग जो हमारे एक आँख की इतनी विशेषताएं हैं तो दूसरी आँख के भी सेम विशेषताएं हैं, इतना ही है। तो यदि आपसे बचपन में या ऐसे भी लोग आपसे पूछते हैं कि हमारी एक आँख से इतना दूर तक दिखता है तो दोनों आँख से कितना दिखाई देगा, तो जो लेंथ होता है वह एक आँख से जितना दूर तक आप देखते हैं उतना ही दोनों आँख से भी उतना ही दूरी तक आप देखते हैं। लेकिन जो चौड़ाई है एक आँख से जो है हम 150 का एंगल क्रिएट करते हैं। यानी कि हमारे जो आँख है, यानी कि एक आँख ऐसे बंद कर लीजिए तो आप ऐसे कल्पना कीजिएगा कि एक जो है रेखा ऐसे जाएगा और एक रेखा इस तरह से जाएगा। यानी कि एक आँख से जो है मान लीजिए कि एक तरफ ऐसे हो गया, एक तरफ इस तरह से हो गया। यानी कि एक आँख से कितना डिग्री का एंगल बनता है, 150 डिग्री का। तो इधर वाला भी मान लीजिए कि ये वाला आँख से इतना बना, तो ये वाला आँख से कितना बनेगा। तो आपसे पूछा जाए कि एक आँख से हमारा 150 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है तो दोनों आँख से मिलकर कितना हो जाएगा। तो ये आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि एक से 150 और तो दूसरा से भी 150, यानी कि दोनों मिलकर 300 डिग्री हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इससे भी 150 ही होता है, लेकिन इसमें जो है इसका ये जो है इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इतना 150 ये भी हो जाएगा। तो हम लोगों का एक्स्ट्रा क्या हुआ, तो ये 30 डिग्री। तो दोनों आँखों के जो मिलने से ये हमारा दोनों साइड से, इधर से भी एक रेखा ऐसे हो जाएगा, इधर से भी एक रेखा हो जाएगा, यानी कि एक लाइन बन जाएगा। एक लाइन से इधर जो है आप सामने की तरफ पूरा देख लेते हैं तो दोनों आँखों से हमारा जो एंगल बनता है वह 180 डिग्री के क्षेत्र में स्थित वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि दोनों आँखों के द्वारा जो एंगल क्रिएट होता है वह कितना होता है, तो 180 होता है। कितना होता है, 180। हमारे दोनों आँखों से कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो बच्चों 180 डिग्री से। एक आँख से कितना बचा है, ये बात ध्यान में रखना है। तो हमारे एक आँख से कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 150 डिग्री का। एक आँख से हमारा एंगल कितना बनेगा, 150। दोनों आँख से मिलकर कितना बनेगा, तो 180। तो आँखों से संबंधित संभवतः इससे ज़्यादा जो है प्रश्न नहीं ऑब्जेक्टिव बनेगा। और परीक्षा में जो है इतना ही में से आँख से संबंधित जो भी आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग दृष्टि दोष के बारे में, उससे जो बनने वाला ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो हमारा जो 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दृष्टि दोष कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। उसमें एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। तो आपसे पूछा जाए कि वह दृष्टि दोष जिसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है वह कौन सा दोष होगा, तो वह निकट दृष्टि दोष होगा। किस निकट दृष्टि दोष या तो आपसे पूछा जाए कि किस आँख में कौन सा दोष होने पर दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे लेकिन नज़दीक का दिखाई देता होगा, तो वह क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। क्या, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। या आप फिर यानी कि फिर से इसको आप सुन लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार के दोष में है वह दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो कौन सा दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में। या ऐसे भी पूछ सकता है कि आँख में किस प्रकार के दोष होने पर भी नज़दीक की वस्तु एकदम क्लियर दिखाई देती है, तो निकट दृष्टि दोष। अब इसका उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है वह चश्मे में अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों, अवतल। तो आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। फिर आपसे अगले क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार के दोष में जो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है, तो वह कौन सा निकट दृष्टि दोष जब होता है, तो हमारे आँख में जब निकट दृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो कौन सा दोष में, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बन जाती है, ठीक है। अब दूरदृष्टि दोष के बारे में पूछ सकता है कि किस प्रकार के दोष में नज़दीक की वस्तु जो है वह साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो आँख में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दीर्घ दृष्टि दोष। किस दोष में नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है बच्चों, तो दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में, दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक की जो वस्तु है वह साफ साफ नहीं दिखाई देगी। दीर्घ दृष्टि दोष में अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, तो वह दीर्घ दृष्टि दोष में। कौन सा दोष में, दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पीछे बनता है। अब आपसे पूछेगा कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार चश्मा में कौन लेंस लगाकर किया जाता है, तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है बच्चों। तो दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार चश्मे में किस लेंस से किया जाएगा, उत्तल लेंस से। नेक्स्ट पूछेगा कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो बायोफोकल। बायोफोकल लेंस किसको कहेंगे, जिसमें अवतल उत्तल दोनों होता है। इसको एक और नाम है द्विफोक्सी लेंस, ठीक है, द्विफोक्सी। तो किस प्रकार के, या ऐसे भी पूछ सकता है कि बायोफोकल लेंस से किस दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है, तो किस दृष्टि दोष का उपचार किया जाएगा, तो जरा दृष्टि दोष का उपचार किया जाएगा, किससे, बायोफोकल लेंस से। उसके बाद कहता है कि वह दृष्टि दोष जिसमें हमारा जो कॉर्निया है वह पूर्णतः गोल नहीं होता है, वह कौन सा दोष होता है, तो वह होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता में जो कॉर्निया है उसकी वक्रीय भाग में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो एकदम पूर्णतः गोल होता है, हमारे आँखों के बीच में जो करिका है वह पूर्णतः गोल होता है, लेकिन जब वह पूर्णतः गोल नहीं होता है, वह जो है उसके वक्रता में परिवर्तन हो जाता है, तो हमारे आँख में जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बोलेंगे, अबिंदुकता। यानी कि कॉर्निया के वक्रीय भाग में परिवर्तन होने से कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो वह अबिंदुकता होगा। उसके बाद पूछ सकता है कि अबिंदुकता दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाएगा या किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस से। किस लेंस से बच्चों, बेलनाकार लेंस से। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि हमारे नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो हमारे आँखों का, सबके आँख जो है इस तरह से, सभी व्यक्तियों का आँखों का बाहरी लुक इसी तरह से है। ये वाला भाग जो है पूरा वाइट होता है, लेकिन यही जो भाग है, ये वाला भाग, यही जो है रंगीन होता है। किसी का फुल ब्लैक होगा, किसी का भूरा होगा, किसी का जो है वह थोड़ा सा अलग कलर का हो सकता है। तो हमारे आँखों का कौन सा भाग रंगीन है, तो कॉर्निया है। तो हमारे आँखों के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। या कौन सा भाग रंगीन है, तो कौन सा भाग रंगीन है बच्चों, कॉर्निया। एक और बात आप जान जाइए कि नेत्र दान में सिर्फ कॉर्निया ही दान होता है, यानी कि जो दान व्यक्ति करता है उसके आँख से कॉर्निया निकाल कर ही दूसरे व्यक्ति के आँखों में लगाया जाता है। तो नेत्र दान में आँख के कौन सा भाग यूज किया जाता है, तो कौन सा भाग हो जाएगा, कॉर्निया। नेत्र दान में
आँख का कौन सा भाग यूज किया जाता है, तो वह कॉर्निया का होता है। तो दृष्टि दोष में भी अब इससे ज़्यादा आपसे संभवतः नहीं पूछेगा। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित में, तो वहाँ जो है आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश जो है वह कितने रंगों का मिश्रण है। तो श्वेत जो सनलाइट जो है वह कितने रंगों का मिश्रण है बच्चों, 7 रंगों का। कितने रंगों का, 7 रंगों का, 7 रंगों का। तो 7 रंगों का, तो प्रिज्म से जो जब सनलाइट जो है यानी कि सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो गुजरने के क्रम में वह 7 रंगों में बट जाता है। उसको हम लोग 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्णपट बोलते हैं। क्या, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 7 रंगों की रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं, तो उसको वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम। क्या, वर्णपट कहिए या स्पेक्ट्रम कहिए, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब आपसे यानी कि जैसे आप जो है पीछे वाला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, इस तरह से जब सनलाइट यहाँ पर आपतित होगा तो ये जो है इस तरह से 7 रंगों में क्या होता है बच्चों, डिवाइड हो जाता है। ये वाला इस तरह से, इसमें सबसे ऊपर जो है वह रेड होता है और सबसे नीचे जो है वह क्या होता है, वायलेट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्णपट में सबसे ऊपर कौन सा कलर का प्रकाश होता है, तो कौन सा कलर का प्रकाश होता है बच्चों, तो लाल रंग का। कौन सा, लाल रंग का। लाल रंग का प्रकाश सबसे ऊपर होता है। अब आपसे पूछा जाए कि किसी प्रिज्म से गुजरने के दौरान जो है सबसे कम विचलन किस रंग के प्रकाश का होता है, तो लाल रंग। लाल रंग जो है सबसे कम मुड़ता है, मुड़ने, विचलन का मतलब है मुड़ना। तो किस रंग के प्रकाश का विचलन जो है वह सबसे कम होता है, तो लाल रंग का। किसका, लाल रंग का। अब यहाँ फिर आगे आपसे पूछ सकता है कि किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, किस कलर के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वह अधिकतम होगा, तो वह लाल रंग का। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का। उसके बाद आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक विचलित होने वाला कौन सा प्रकाश है, तो ये नीचे वाला है, बैगनी। कौन सा, बैगनी। बैगनी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन रंग के प्रकाश जो है वह सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है या सबसे ज़्यादा विचलित होता है या सबसे ज़्यादा मुड़ता है, तो वह बैगनी होगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे कम होता है, न्यूनतम, तो वह होता है किसका, बैगनी का। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि मूल रंग कितने होते हैं, तो मूल रंग कितने होते हैं बच्चों, 3। मूल रंग कितने होते हैं, 3। उसके बाद 49 नंबर में आपसे पूछेगा कि मूल रंग निम्न में कौन सा मूल रंग है या कौन मूल रंग नहीं है। तो मूल रंग जो होता है वह रेड प्राइमरी कलर, लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। ऑब्जेक्टिव में इसको पूछता है, दे देगा ऑप्शन में कि इनमें कौन जो है मूल रंग है या कौन नहीं है। अगर मूल रंग पूछेगा कौन नहीं है तो तीनों ये रहेगा, एक चौथा दूसरा कुछ रहेगा। अगर कहेगा कि निम्न में कौन मूल रंग है तो 3 को दूसरा कुछ रहेगा और एक इनमें से रहेगा। तो इस तरह से जो है आपको ये स्पेक्ट्रम से संबंधित जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो किस कारण से होता है, तो अपवर्तन के कारण। किसके, अपवर्तन। तो तारा किसके कारण टिमटिमाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद कहेगा कि इंद्रधनुष के निर्माण में कौन कौन सी प्रकाशीय घटना होती है। तो इंद्रधनुष के निर्माण में हम सब्जेक्ट में आपको पढ़ाए हुए हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपवर्तन होता है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद जो है परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो उसको आप परावर्तन भी बोल सकते हैं, परावर्तन। और क्या होता है, विक्षेपण होता है, विक्षेपण। विक्षेपण। तो आपसे पूछा जाए बच्चों कि इंद्रधनुष के निर्माण में कौन कौन सी घटना होती है, तो अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या परावर्तन तथा विक्षेपण, ये तीनों घटनाएं होती है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है 52 में कि किस रंग के प्रकाश को सबसे ज़्यादा दूरी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो लाल रंग को। क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए वह सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा दूर से हम लोग लाल रंग को देख लेते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि खतरे का संकेत या रंग कौन सा है, तो वह लाल रंग है। फिर आपसे पूछ सकता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य किस रंग का दिखता है, तो कौन सा रंग का दिखता है बच्चों,
लाल, लाल रंग का, या इसको रक्तताप भी आता है। क्या? रक्तताप। सूर्योदय या सूर्यास्त का समय सूर्य किस रंग का दिखता है? रक्तताप। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि किस घटना के कारण जो स्वच्छ आकाश का जो रंग है वह हमें नीला दिखाई देता है? किस घटना के कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन। किस घटना के कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन, या केवल प्रकीर्णन रहे तब भी हो जाएगा। किस घटना के कारण? तो कहेगा परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, इनमें से सभी। तो कौन सा कारण हो जाएगा? प्रकीर्णन। तो जो स्वच्छ आकाश है उसका रंग हमें किस कारण से ब्लू दिखता है यानी कि नीला दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब आपसे पूछ सकता है 56 में कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखता है? तो वह अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वह कैसे दिखता है? तो वह काला दिखाई देगा। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? तो वह काला। फिर आपसे पूछ सकता है कि सूर्योदय जो है, सूर्योदय से कितना समय पहले हमको जो सूर्य दिखाई देता है वह अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। उसको कितना समय पहले सूर्य, यानी कि सूर्य उगने से कितना मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है? तो 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। यानी कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही, यानी कि सुबह में जब आप सबसे पहली बार जो सूर्य को देखते हैं वह वास्तव में सूर्य का जो है वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, और वह सूर्य निकलने से 2 मिनट पहले, यानी कि जब क्षितिज से नीचे ही होता है सूर्य, तब उसी समय हमको सूर्य जो है वह अपवर्तन के कारण दिखने लगता है। तो 2 मिनट पहले। वही आपका 58 में हो जाएगा कि सूर्यास्त के कितना समय बाद भी सूर्य आपको दिखाई देता है? कितना समय बाद भी आपको दिखाई देता है बच्चों? तो 2 मिनट तक। यानी कि जो दिन, यानी कि जब सूर्य निकलता है वहाँ से हम लोग दिन को वहाँ शुरुआत उसे माना जाता है, और जब सूर्य ढल जाता है तो वह दिन का अंत हो जाता है। लेकिन दिन जो है वह वास्तव में अपने वास्तविक समय से 2 मिनट पहले ही शुरू हो गया, और सूर्य को डूब जाने के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिन और रात में दिन का जो समय है वह रात की अपेक्षा कितना अधिक होता है? तो 12 घंटा और 2 मिनट प्लस 2 मिनट, यानी कि 12 घंटा और 4 मिनट। 12 घंटा 4 मिनट जो है वह रात की अपेक्षा हमारा जो दिन का, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो दिन है इसकी अवधि कितनी होती है? तो वह 12 घंटा 4 मिनट। 4 मिनट कहाँ से आ गया? तो 2 मिनट सूर्य पहले दिखाई दिया और 2 मिनट बाद तक दिखाई दिया। यही हो गया आपका 2 मिनट। अब फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 59 हो गया। 60 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि विभिन्न दूरियों पर स्थित प्रतिबिंब जो है केवल रेटिना पर बनता है, यह किसके कारण होता है? तो यह किसके द्वारा होता है? तो यह जो है समंजन क्षमता के द्वारा होता है। किसके द्वारा? समंजन। तो 60 नंबर हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि हमारा नेत्र में समंजन, चाहे वस्तु कहीं पर भी हो उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। ये किसके द्वारा होता है? तो समंजन क्षमता के द्वारा होता है। किसके द्वारा? समंजन क्षमता के द्वारा। फिर एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 61 में कि बुढ़ापे के अवस्था में मुख्य रूप से कौन सा दृष्टि दोष अधिक होता है? तो वह होता है जरा दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। कहिए होगा बुढ़ावती में, बुढ़ापे की अवस्था में जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? तो समंजन क्षमता का घट जाना, इस समंजन क्षमता का घट जाना, समंजन क्षमता का घटना तथा जो हमारा लेंस है उसकी लोचकता में कमी हो जाना। लेंस की लोचकता में कमी होना। तो इस तरह से आप जो है 62 यानी कि 62 प्रश्न जो है आप ऑब्जेक्टिव केवल सिर्फ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में आप पढ़ लिए। आप इसके सब्जेक्टिव वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दृष्टि से यह चैप्टर जो 100% क्लियर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ क्वेश्चन जो छूट गया हो, यानी कि पढ़ाने से जो छूट गया हो, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, या आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको जो है यह क्लास कैसे लगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।